बॉस ने घोषणा की कि मैं उस लड़की को लाखों रुपए दूंगा जो मेरे बेटे से शादी करेगी और उसके साथ एक रात बिताएगी। मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। मेरे ऑफिस की लड़कियां कहने लगीं, पागल मत बनो, और इंसान पागल होता है, इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करती। लेकिन मैं मजबूर था, और जब मैं शादी करके उस कमरे में आया तो उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि आज मेरी शादी थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने देखती है। वो अपने सपनों को शादी के लिए सहेज कर रखती है। लेकिन मेरी शादी बाकी शादियों से थोड़ी अलग थी। ये शादी कम और सौदा ज्यादा था। ये मेरी मजबूरी का सौदा था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। वहां सिर्फ पति और ससुर ही मेरा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। वहां कोई नहीं था। मुझे सीधे मेरे पति के कमरे में ले जाया गया। मैं दुल्हन की तरह बैठी थी। साधारण सी पोशाक पहनी हुई थी, दुल्हन की तरह। भविष्य के डर से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे हाथ बार बार हिल रहे थे। मैं पसीने से तर थी। मेरे मन में पति के बारे में बहुत सी बातें चल रही थीं। उससे शादी मत करना, वो पागल है, साइको है। तुम एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर इस पागल से शादी करने की बेवकूफ़ी क्यों कर रही हो? मेरे दिमाग में एक के बाद एक बातें चल रही थी। घबराहट के कारण मेरा गला सूख रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मेरे पति अंदर आ गए। मैं थोड़ी सिकुड़ गई और मेरे पास बेड पर आकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे अपना चश्मा उठाने को कहा। मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने अपने पति के बारे में पहले ही बहुत सारी अजीब बातें सुन रखी थी। इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली और खुद ही अपना चश्मा उठा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो मैं चौंक गई और वो भी चौंक गए और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगे और काफी देर तक मुझे घूरते रहे और मुझे नहीं पता कि अचानक उसे क्या हुआ और वो उठकर कमरे की छत पर चला गया। मेरा नाम जानवी है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे अलावा घर पर माता पिता और एक छोटा भाई है। मेरी उम्र भी छोटी थी और सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, जबकि मैं इंटरमीडिएट करने के बाद स्कॉलरशिप पर दिल्ली की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। यहाँ मेरे जैसी लड़कियां बहुत कम थीं। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। यहाँ अच्छे अमीर घरों के लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे, इसीलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मस्त रहता था। कॉलेज में भी मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की है। कभी कभी मैं अपनी पढ़ाई के बारे में सर ने प्रोजेक्ट के लिए जो क्लास ग्रुप बनाया था उसमें चर्चा कर लेता था। लेकिन कुछ ही दिनों में जयपुर से रवि नाम का लड़का हमारे डिपार्टमेंट में आकर रहने लगा। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वह बहुत हैंडसम था और लड़की उससे बात करना चाहती थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उससे प्यार करने लगा, लेकिन वो इतना हॉट था कि मैं उसे छूना चाहता था लेकिन छू नहीं सकता था। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल की बात को अपने दिल में ही छुपा कर रखा और कभी उसे बाहर नहीं आने दिया। जब क्लास में नए ग्रुप बने तो रवि मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभी रवि मेरे नोट्स भी बनाता और मेरी पढ़ाई में हर संभव मदद करता। वह बिना किसी दूसरे लड़के से बात किए मेरे असाइनमेंट में मदद करता। कुछ लड़कियां मुझसे कहने लगी कि रवि तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती। वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मैं अपनी हैसियत से वाकिफ थी। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी हैसियत रब की हैसियत से मेल नहीं खाती थी, और वो पागल था जो चाहता था कि मैं इतनी अच्छी लड़कियों को उस देश में छोड़ दूं। हर प्रोफाइल एक परिवार से जुड़ी थी और मैं एक निम्न वर्ग से थी जिसके पिता सब्जी बेचते थे। यूनिवर्सिटी का समय कैसे बीत गया कोई खबर नहीं। न मैंने कभी रवि से अपने प्यार का इजहार किया और न ही रवि ने कभी मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। कहने की जरूरत नहीं कि आज यूनिवर्सिटी में हमारा आखिरी दिन था, लेकिन आज रवि नहीं आया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। हमने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं।
मैंने अपना नंबर भी नहीं दिया। मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी, आखिरी दिन, वह नहीं आ सका। मैं भारी मन से यूनिवर्सिटी से घर आया। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा था। कुछ दिन यूनिवर्सिटी की थकान मिटाने में ही निकल गए। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी से निकलने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं स्तब्ध रह गया। काम करते समय अचानक पिताजी को दौरा पड़ा और वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। जब काम बंद हुआ तो पता चला कि पिताजी के बाल बंद हो गए हैं और दिल बंद हो गया है। हमें बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी। इतने महंगे इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल से इलाज करवाने के बाद पिताजी कुछ समय के लिए घर आ गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। पिताजी घर पर ही रहते थे और काफी समय बिताते थे। वह मुझे काम पर भेजने की कोशिश करते, लेकिन मैं मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन वह मुझसे चोरी से दूर चले गए और काम पर चले गए। मेरी तबीयत खराब हो गई और पिताजी खुद ही कहने लगे कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं तब तक काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में जो भी राशन था वो खत्म होने लगा था। जो भी पैसे हमने बचाए थे वह भी धीरे धीरे खर्च होने लगे थे। हमने घर भी बदल लिया और कम किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। माँ का चिंतित चेहरा देखकर मैं खुद भी चिंतित हो जाता था। मेरा भाई अभी बहुत छोटा था, इसलिए काम करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए मुझे ही बाहर निकलना पड़ा। सबसे पहले मैंने सुबह पिताजी की सब्जी निकालकर माँ के लिए घर के बाहर रख दी। माँ मेरे साथ जाती और बाजार से ताज़ी सब्जियां लाती और घर के बाहर लगाती। लेकिन रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे नहीं बचते थे। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसीलिए मैंने ये फैसला किया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और मैंने पिताजी से अनुमति ली। अनुमति देते समय पिताजी का दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उनके मन में मेरे लिए कुछ और ही सपने थे। कृपया मेरे YouTube चैनल और अभी सब्सक्राइब करें। अचानक परिस्थितियों के बदलने से बाकी सब अधूरा रह गया। पिताजी की अनुमति मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पूरे 1 महीने तक नौकरी के लिए आवेदन करता रहा और कहीं नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के लिए कॉल आया और इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे नौकरी के लिए चयन हो चुका है और इंटरव्यू बस औपचारिकता है। लेकिन फिर इतने दिनों में मुझे जगह जगह नौकरी तो मिल गई, लेकिन मेरी कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं थी। ये अच्छा था। मैं खुशी से झूम उठी और ज्वाइन कर ली। मुझे ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मिस जानवी, आपकी योग्यता और आप जो अच्छा काम करती हैं, आपकी शैली और पद भी इससे कम नहीं है। जब बॉस ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं थोड़ा असमंजस में थी कि हाँ कहूँ या नहीं। लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मैंने हाँ कह दिया और बॉस कुछ देर तक मुझे देखते रहे। मैं असमंजस में पड़ने लगा, लेकिन फिर मैंने कहा, लगता है आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करोगे तो वो बोले। तब मैंने असमंजस भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? तब वो हंसने लगे और बोले, अब आप समझदार हो गए हो, आप समझ सकते हो। इसके लिए आपको बस अपने बॉस को खुश करना है। मेरा पूरा शरीर जल रहा था। मैं गुस्से से खड़ी हुई और बोली कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती है। मैं तुम्हें और तुम्हारे काम को धिक्कारती हूँ। ये गुस्से से कहते हुए मैं पीछे से ऑफिस से बाहर आ गई और बदमाश बॉस मुझे पुकारता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। ये दुनिया लाचार और असहाय लोगों की नहीं है। मैं कब तक ऐसे ही रह सकता हूँ? मैं सड़क किनारे बेमतलब चलता रहा। कृपया मेरा YouTube सब्सक्राइब करें। मैं फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ को सारी कहानी बताई। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, अब घर से निकल ही गए हो तो ये करना ही पड़ेगा। तुम्हें हर तरह के भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से जानवर तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन अब मैं काफी परेशान हो चुका था।
अगले दिन मैं हिम्मत करके नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ा और फिर जल्दी से जल्दी अपनी किस्मत की वजह से मुझे एमके एंटरप्राइज में नौकरी नहीं मिली। ये पिछली नौकरी से काफी अच्छी थी। स्टाइल बेहतर था, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। आज तक मैंने अपनी कंपनी हिट को ही देखा था, लेकिन ऑफिस में बॉस के बेटे के बारे में बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई पागल, साइको, लेकिन मैंने उसे आज तक कभी नहीं देखा था। शायद वो ऑफिस आता था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि मैं भी अपने काम से काम रखता था, लेकिन फिर इन्हीं दिनों मैंने अपने बॉस के कर्मचारियों की एक एजेंट मीटिंग आयोजित की और उसमें उनकी ओर से एक अजीब सी घोषणा सुनने को मिली। बॉस ने कहा कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी और पूरे 24 घंटे उसके साथ रहेगी तो मैं उसे इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम दूंगा। पता नहीं उसके बेटे को क्या दिक्कत थी कि बॉस ने ऐसी घोषणा कर दी, लेकिन फिर कभी कभी मुझे सुनने को मिल जाता है कि कोई भी लड़की बॉस के बेटे से शादी करने को तैयार है। पर यह सुनकर मेरे मन में फिर वही विचार आ रहा था कि अगर मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं बॉस के बेटे से शादी कर लूंगी। इतने पैसों से मैं अपने पिता का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार मेरे पिता ठीक हो गए तो हमारे सारे मसले सुलझ जाएंगे और फिर ये सच्ची शादी कौन सी होगी। ये तो बस एक सौदा है, पर ये बात दिमाग को हिला देती है। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला किया। मेरी बात सुनकर बाउस बहुत खुश हुई और उस समय शादी के लिए रविवार का दिन तय था। जब मैं घर आया और माँ से बात की तो माँ ये बात सुनकर चली गई। वह मुझसे नाराज हो गई। पिताजी का भी माँ के प्रति रवैया खराब था। बात कुछ अलग नहीं थी। उन दोनों ने मुझे ये काम करने से मना कर दिया, पर मैं अब मन बना चुकी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे पैसों का लालच था ताकि मैं अपने पिता का इलाज करवा सकूं। इसके अलावा मुझे कोई और विकल्प नहीं दिखता। मेरे मम्मी पापा 1-2 दिन तक नाराज रहे और फिर वो मुझे समझाने बैठ गए, पर अब मैं समझ की सीमा से बाहर जा चुकी थी। तो मैंने उनकी एक नहीं सुनी और रविवार आया और हमने एक सादे समारोह में शादी कर ली। मैं अभी भी अपने पति से प्यार करती हूँ। उसका चेहरा तो नहीं देखा था, पर नाम सुनकर चौंक गया। पर उसके नाम वाले तो बहुत लोग हैं। अरे रवि, वो तो रवि हो ही नहीं सकता। उसके आते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, जबकि मैं पता नहीं क्या पागल और पागल हूँ। विदा होकर ससुराल आ गई। कमरे में देखा तो आश्चर्य की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने रवि की तरफ देखा, जो मुझे बहुत गहराई और प्यार से देख रहा था। मैंने शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन फिर उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी मशहूर हो, फिर भी इतनी पागल क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनकर रवि ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं जयपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था तो जैसे ही मैंने यहाँ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। तुम उन सभी मॉडल और फैशनिस्टा लड़कियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बना लिया था। तुम्हारा चेहरा हर तरह से उनसे बिल्कुल अलग दिख रहा था। तुम मेकअप के साथ साफ सुथरी और बहुत प्यारी लग रही थी। तुमने दुपट्टा पहना हुआ था और तुम बहुत ही सिंपल क्यूट लग रही थी। मैं बस कुछ पलों तक तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मेरी जिंदगी में लड़कियां आई थी, बस वो टाइम पास करने के लिए आई थी। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया और मैंने वही खड़े खड़े तय कर लिया कि मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। और जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे दिल में एक ऐसा सुकून छा गया। मुझे इन दिनों तुम्हें देखना और तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। मेरे पापा की तरफ से मुझ पर शादी के लिए दबाव आने लगा। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली से बुलाया था, इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। लेकिन हैसियत में अंतर के कारण मेरे पिताजी ने मुझे साफ मना कर दिया और तुमसे मिलने भी नहीं दिया। उन्हें तुम्हारी योग्यता और सुंदरता से कोई लेना देना नहीं था। वे मेरा रिश्ता अपने जैसे ही किसी बिजनेस क्लास परिवार से करवाना चाहते थे ताकि उनका कारोबार फल फूल सके। मैं उसे बार बार मना करती रही, पर उसने मेरी एक न सुनी
और एक समय ऐसा आया जब उसने कहा कि पर मेरा रिश्ता तय हो गया था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आई। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीदों और अपेक्षाओं को नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आई। पापा ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाई थी। मैंने अपनी इच्छा अनुसार सिर झुका लिया, लेकिन उसके बाद मैं चुप रहने लगी। मेरा मंगेतर अक्सर मुझे घुमाने आता, मुझे महंगे उपहार देता और मेरे साथ समय बिताना चाहता, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे फिर से तुम्हारा ख्याल आया और फिर एक दिन मैंने क्लर्क डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी से तुम्हारे घर का पता लिया और तुम्हारे घर गई, लेकिन वहां से मुझे पता चला कि तुम सब घर छोड़कर जा चुके हो। मैं अब इतने बड़े शहर में बहुत निराश हो गया हूँ। तुम्हें कहाँ ढूंढूं? इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद को खो चुका हूँ। इन दिनों इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर से झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कॉन्सर्ट में ले जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उससे पूछा। उसने मुझे बार बार परेशान करना बंद करने से साफ मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने पिता से मेरे व्यवहार की शिकायत कर दी। उसके पिता ने मेरे पिता से बात की और फिर घर में तूफान आ गया। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और फिर पिता ने मुझे साफ चेतावनी दी कि मुझे माफी मांगनी होगी और अपना व्यवहार सुधारना होगा, वरना उसके व्यापार को नुकसान होगा और हमारे रिश्ते को भी नुकसान होगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने न तो उस लड़की से माफी मांगी और न ही अपने रिश्ते को सुधारा। नतीजन हमारी शादी टूट गई। मैं चिंता में डूबी रही। खैर, मेरे रिश्ते भी खत्म हो गए। मैंने पापा से साफ मना कर दिया, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखो, ना ही मैं अभी शादी करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा समय दो। पापा को भी शायद अब ये बात समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे संभलने का समय दिया। कुछ दिनों बाद पिताजी का निधन भी इसी तरह हुआ। उन्हें अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग देखना पसंद नहीं था। अक्सर वे मेरे दोस्तों को फोन करके बहाने से घर बुलाते थे ताकि मैं खुश रह सकूं, लेकिन मैं कुछ समय के लिए इससे उबर जाता और बाद में फिर से उसी स्थिति का शिकार हो जाता। कुछ दिनों बाद पापा मुझसे कहने लगे कि उस लड़की को ढूंढो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में सफल हो गए तो मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। ऐसा कर लो, नहीं तो तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अपने पिता की शर्त मानते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने मोहल्ले में ले गया और वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन जो पता उन्होंने दिया था वो गलत निकला। मैं तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं जानता नहीं था, इसीलिए पूछता कि 1 महीना कैसे निकल गया। मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी, नहीं तुम्हारी किसी से दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ पाता। महीना खत्म होते ही पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने हार मानकर पापा से कहा कि मैं किसी भी लड़की से शादी करने को तैयार हूँ जो मुझे चाहे। पापा खुशी से बेकाबू हो गए और अगले दिन उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी शादी इस रविवार को तय कर दी है, रविवार को तैयार रहना। लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। मैं रविवार को तैयार हो गया और शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर चौंक गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में जानवी नाम की कितनी लड़कियां होंगी। मैं यही सोचकर रह गई और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। शायद मालिक ने हमारा मिलना इसी तरह लिखा था। हमारी किस्मत में यही जुड़ना था और देखो आज हम एक हो गए। रवि ने कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने भी उसका हाथ जोड़ दिया। अगली सुबह रवि और मैं बहुत खुश होकर अपने कमरे से बाहर निकले और पापा से मिलने गए। पापा हम दोनों को एक साथ खुश करके बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें शायद नम हो गई थीं। वे भी रवि की हालत से बहुत परेशान थे और अब मुझे खुश देखकर उन्हें भी खुशी हो रही थी। हम सब साथ में नाश्ता करने लगे। रवि थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ उठाकर मुझे दे रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा, वे आश्चर्य से रवि को देख रहे थे। सच सिर्फ मैं और रवि ही जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया।
मैंने और रवि ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी किसी और को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसा करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे रवि शादी करना चाहता था। पापा को भी सच नहीं पता था, इसीलिए वो खुद हमें देखकर बहुत खुश हुए। अचानक रवि पापा से कहने लगा, मैं सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जाह्नवी को मेरी जिंदगी बना दिया। रवि उठकर पापा से लिपट गया और बोला, इससे अच्छी लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। पापा की आंखें नम हो गई और वे रवि को सीने से लगाए बहुत देर तक खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। ऐसे ही बैठे बैठे मुझे रवि की माँ का ख्याल आया, तो मैंने उससे पूछा, रवि, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। नहीं, मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि पूरे घर में मुझे उनकी तस्वीर भी नहीं दिखी, जबकि तुम्हारे बचपन की तस्वीर और पिताजी की अलग अलग शहरों की तस्वीरें घर में टंगी थी। मेरी बात सुनकर रवि फीकी हंसी हंसते हुए बोली, चलो आज मैं भी तुम्हें सच बता दूंगी कि मेरे मम्मी पापा की शादी असल में शादी नहीं, शादी थी, डील थी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब शून्य। पापा हमेशा अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे रहते थे। उन दोनों के बीच रिश्ता तो था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं थे। उनके रिश्ते में कोई प्यार नहीं था। इसी तरह न चाहते हुए भी मैं कहीं चला गया, भी पैदा हो गया। हालांकि माँ बच्चा नहीं चाहती थी, वो अपने पैरों पर किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद मालिक के मन में कुछ और था और मैं इस दुनिया में आ गया। फिर वही झगड़ा उन दोनों के बीच फिर से होने लगा। माँ को इस बात पर आपत्ति थी कि पापा उन्हें समय नहीं देते, लेकिन पापा इस बात पर आपत्ति करते थे कि जब भी मैं घर आता हूँ तो तुम घर पर मौजूद नहीं होती हो। ऐसा करने से उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। उस समय मैं 8 साल का था। उन दिनों मम्मी के अफेयर के बारे में सुनकर मम्मी अक्सर अपने से छोटे लड़के के साथ देखी जाने लगी थी। हालांकि पापा को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, फिर भी कोई न कोई उन्हें मम्मी के बारे में बता ही देता था। जब भी पापा को इस तरह की कोई बात पता चलती तो वे नशे में धुत हो जाते थे। मैं घर आकर थूकता था और अपनी माँ को गाली देता था, और कभी कभी वो मेरी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश करता था, लेकिन उनमें से एक नशे में होता था और दूसरी माँ उसे ऐसा करने से रोकती थी। और फिर मेरी माँ ने तलाक का केस कर दिया। जैसे ही पापा को नोटिस मिला, वो दौड़े दौड़े माँ के पास गए और माँ से विनती करने लगे, क्योंकि माँ बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर थी, और अगर उनके हाथ से बिजनेस निकल जाता तो पापा प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब, दो बिजनेस उनके हाथ से निकल जाता। माँ को 50 रुपए में शेयर वापस करने पड़े, जिससे पिताजी को बहुत बड़ा झटका लगा। इस व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में बहुत समय लगा। पापा माँ से बहुत प्यार करते थे। ये क्या था? पापा ने दूसरी शादी नहीं की, पूरे घर से माँ की हर चीज को निकाल दिया था, यहाँ तक कि माँ को भी। इन सब का मुझ पर बहुत बड़ा असर हुआ। मेरी माँ की बेवफाई और रोजाना के झगड़ों ने मेरा औरतों पर से भरोसा खत्म कर दिया। मैं न तो अपने लिए ऐसी जिंदगी चाहती थी और न ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहती थी जो अपने घर, पति, बच्चों का ख्याल न रखे, जो जानती हो कि उसे शाम को तैयार होकर क्लब जाना है, लेकिन ये नहीं जानती कि उसका बेटा और पति शाम को क्या खाएंगे, जो दूसरे मर्दों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हो। हाँ, मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसी औरत चाहिए थी जो मेरे ध्यान और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे प्यार करती हो, जो मेरे घर को घर की तरह रखें, और जब मैं अपने घर वापस आऊं तो वो दरवाजे पर मुस्कुराकर मेरा स्वागत करे। फिर इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वो औरत हो जो मेरे जीवन में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपने समाज की कई लड़कियां देखीं जो मुझे पसंद थीं, लेकिन वो सब मम्मी जैसी थी। ऐसे ही उसके विचार थे। जिंदगी भी माँ की जिंदगी की तरह थी। मैं धीरे धीरे इन सबसे श्रेष्ठ होती गई और फिर मैं पूरी तरह से पीछे हट गई, और जब मैं पलायन करके वापस आई तो मुझे लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई। रवि ने ये बात प्यार से कही। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि रवि का प्यार और समर्थन हमेशा मेरे लिए है, और अब मेरे जीवन में केवल खुशियां है।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।